आज हमारा न्यू चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब कि डाटा को अगर हमने कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट कर लिया। टेकिंग एग्जांपल, अगर मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट्स हैं, 10,000 स्टूडेंट्स का एज और उनका जेंडर और उसके बाद जो है उन्होंने क्या क्वालिफाई किया है, कितना क्लास तक पढ़ाई की है, इसको अगर हमें निकालना है तो फिर हमने 10,000 स्टूडेंट का लिख करके रख लिया। अब उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? क्लासिफाई करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? क्लासिफाई करना होता है। तो जैसे कि अगर डाटा चाहे वो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट हो, चाहे वो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट हो, लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज डाटा होगा तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है हमें किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने में। मान लीजिए जो हमने 10,000 स्टूडेंट का हमने डाटा लिया है, अब उसमें हमसे पूछा कि बताओ इसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। हम ऑर्गेनाइज किए ही नहीं है, अब हमें गिनना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज अगर हम कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारे लिए डाटा और इजी हो जाएगा। तो जब भी कलेक्टेड डाटा को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट क्लास या सब क्लास में, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्लासिफाई किया जाता है। एज पे हमने क्लासिफाई कर दिया, जेंडर पे हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, और या तो फिर हमने नाम के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है टैबुलेशन का, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि टेबल के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्लासिफाइड फॉर्म में रहेगा, तो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में भी हमारे लिए क्या रहता है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम डाटा को कलेक्ट किए, अब उसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई करना। तो क्लासिफिकेशन एक तरह का प्रोसेस होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स। मतलब कि सीक्वेंस में या तो हमने ए से जेड तक लगा दिया, या तो 1 से 100 तक लगा दिया, या तो फिर हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं, ये एज के 10 साल के इतने हैं, 20 साल के इतने हैं, 30 साल के इतने हैं। मीन्स ऑन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। मतलब कि अलग अलग हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करना पड़ता है, किस कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको डिवाइड करेंगे, और सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी देखनी पड़ती है कि क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होगा? क्या सिमिलर चीज़ें हैं, क्या सेम चीज़ें हैं। सेम मतलब क्या कि हाँ, जेंडर जो है अगर सेम है तो एक ग्रुप में डाल दो, ठीक है। एज अगर एक ही एज के आ रहे हैं तो एक ग्रुप में डाल दो। तो ये क्या है? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं उसको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन जो होता है डाटा का होमोजीनिटी या हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। होमोजीनियस नेचर मतलब जब सब एक जैसे होंगे, हेट्रोजीनियस मतलब जब अलग अलग नेचर के होंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। कुछ पर्पस को ये सर्व करता है, जैसे कि आपका क्या? सबसे पहला, इट कंडेंसेस द रॉ डाटा इनटू द सूटेबल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। भाई हमने रॉ डाटा लेकर के लेते आए, कोई 40 साल का तो कोई 30 साल का, कोई 20 साल का, कोई मेल फीमेल से मेल 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 फिर फीमेल फीमेल, ऐसे करके हमने डाटा कलेक्ट किया था। उसको हम रा डाटा कहते हैं। ठीक है, रा डाटा हमने लेकर के आया और उसको हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। तो अब क्या हो गया? वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ईजी हो गया। और ये इससे कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब कि जो भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है, वो भी हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट द कंपेरिजन एंड ड्रॉइंग इन्फरेंसेस फ्रॉम द डाटा। मतलब कि तुरंत फटाफट अब क्या होगा? हमारा काम होगा। नहीं तो क्या होगा? अगर मान लीजिए मेल फीमेल हमने अलग नहीं किया, एज ग्रुप हमने डिवाइड नहीं किया, तो क्या होगा? पूछा जाएगा बताइए कितने मेल हैं, तो लो लिखा ही नहीं है, फिर पूरा गिन रहे हैं हम उसमें बैठ करके, कितने फीमेल हैं, फिर हम उसमें गिन रहे हैं बैठ करके, इस एज के कितने लोग हैं, फिर गिन रहे हैं। तो अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारे लिए ईजी हो जाता है। Now next one is objective of classification। क्लासिफिकेशन करने के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं या क्या एम होता है, क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं? सबसे आप खुद से सोचो ना, अगर हम डाटा को क्लासिफाई कर दे रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो सिंपल हो जाएगा डाटा, कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म हो जाएंगी हमारी, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने में हमारा टाइम कम लगेगा।
ठीक है। और कंपैरिजन हम कर सकते हैं, रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे पहला क्या, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डाटा। मतलब कि अगर हमारे पास 1 करोड़ लोगों का डाटा, जैसे पॉपुलेशन को क्या करते हैं ये लोग, क्लासीफाई करते हैं ना, क्लासीफाई करते हैं कि इतने लोग लिटरेट हैं, इतने इलिटरेट हैं, इतने मेल लिटरेट हैं, इतने फीमेल लिटरेट हैं, मेल इतने एज के इस ग्रुप में हैं और इतने एज के फीमेल हैं, हमारे पास इतने बच्चे हैं। कैसे हो जाता है ये भाई? डाटा क्या तुरंत कलेक्ट करके आया, अब उसके बाद फिर उसको क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में लगाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में सिंप्लीफाई हो जाता है और कंडेंस द मास ऑफ डाटा, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने का मतलब क्या हुआ कि हम उसको जो है इजी फॉर्म में लेते आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि जो ह्यूज एंड सेगमेंटेड डाटा कलेक्ट करके आया है पॉपुलेशन या सेंसस का, हैज़ टू बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्स, मर्डर स्टेटस एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा टू असर्टेन द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक। देखिए, टू एक्सप्लेन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ द डाटा। भाई सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी वो पता चल जाती है क्लासिफिकेशन से कि कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी डिसिमिलर हैं। इसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर को इजी वे में क्या कर सकता है, वो फाइंड आउट कर सकता है। अगर सिमिलर एजुकेटेड हैं तो सारे के सारे लोग एक ग्रुप में आ जाएंगे, और फिर तो यहाँ पे जैसे कि एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, मैरिड है, अनमैरिड है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, तो इसको हम सेपरेट क्लास में डिवाइड कर देते हैं। डिसिमिलर कैसे होंगे? मैरिड और अनमैरिड। सिमिलर कैसे होंगे? 2 डाटा अगर मैरिड हैं तो मैरिड में आ जाएंगे, वो सिमिलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन करना भी क्या होता है आपका, इजी हो जाता है। क्लासिफिकेशन जो है हमारा इनेबल करता है कि हम कंपैरिजन कर सकें, ड्रॉ कर सकें, लोकेट कर सकें प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट हमारा काम होता है अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं किसी भी डाटा को, तो ठीक है। एंड टू स्टडी द रिलेशनशिप को भी हम स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया बिटवीन, जैसे कि एग्जांपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एजुकेशन कैन बी रिलेटेड आफ्टर क्लासिफाइंग द मास ऑफ डाटा। भाई एजुकेशन, हमारे लिटरेसी रेट कम क्यों है? क्योंकि इनकम नहीं है लोगों के पास, तो इसलिए क्या लाया गया, मतलब कि उस प्रॉब्लम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन करने के लिए या रिलेशनशिप ड्रॉ आउट करने के लिए भी हम क्लासीफाई करते हैं डाटा को। टू प्रिपेयर द डाटा फॉर टेबुलेशन। हाँ, डाटा को टेबल के फॉर्म में लेकर आना है, टेबल के फॉर्म में हम बनाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे टेबुलेशन कैसे किया जाता है, टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। तो जब हम टेबल के फॉर्म में लेकर के आएंगे तो वो टेबुलेशन करने के लिए हमारे पास डाटा क्लासीफाई होना ज़्यादा जरूरी है। एंड टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, एक मेंटल पिक्चर भी ड्रॉ आउट हो जाता है, यार चलो हमारे पास डाटा क्लासीफाई हो चुका है, अब हमारे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इजीली हो सकेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। गुड क्लासिफिकेशन के क्या रिक्विजिट्स होते हैं, मतलब क्या क्या जरूरतें होती हैं। अगर मान लीजिए हम क्लासीफाई कर रहे हैं डाटा को, तो हमारे दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए कि जिससे हम गुड क्लासिफिकेशन कर सकें। क्लासिफिकेशन करना मामूली बात नहीं होती है, क्लासिफिकेशन करने के लिए भी गुड और बैड क्लासिफिकेशन होता है। गुड क्लासिफिकेशन मतलब जो सबको समझ में आ जाए, और बैड क्लासिफिकेशन मतलब जो आपको ही सिर्फ समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो द क्लासिफिकेशन जो है सुटेबल होना चाहिए। सुटेबिलिटी मतलब कि हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए वो सुटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हमने क्लासिफिकेशन कर दिया किसी और बेसिस पे। हमको क्लासिफिकेशन करना है कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड और कितने एजुकेटेड और कितने अनएजुकेटेड हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन क्या किया कि 10 साल के इतने लोग हैं, 20 साल के इतने लोग हैं, 30 साल के इतने लोग हैं। इससे हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुटेबिलिटी हमारी बहुत ज़रूरी है अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं डाटा को, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मतलब क्या होता है, द क्लासिफिकेशन शुड नॉट लीड एनी एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी लोगों को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ में आ जाना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए। एंड द क्लासिफिकेशन शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू प्लेस यूनिट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। एंड एग्जॉस्टिवनेस मतलब कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन शुड बी एग्जॉस्टिव, दैट एवरी यूनिट ऑफ द सीरीज शुड फाइंड प्लेस इन वन ग्रुप और अनदर। ये नहीं कि हम जो है ऐसा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि जिसमें जो है
डाटा सारे के सारे डाटा उस ग्रुप, जैसे मान लीजिए हमने 2 ग्रुप बनाया, एक बनाया 10 साल का, एक बनाया 20 साल का, तो 2 ग्रुप बनाए तो उसमें आ जाना चाहिए सारे के सारे डाटा। अब अगर मान लीजिए कोई डाटा नहीं आ पा रहा है तो हमको एक ग्रुप और बनाना पड़ेगा। तो एग्जॉस्टिवनेस नहीं होना चाहिए कि यार अब ये तो डाटा आ गया है, अब इसको हम कहाँ पे डालें, हमने तो इसके लिए कोई क्लास या सब क्लास बनाया ही नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सिचुएशन। मतलब कि सिचुएशन अगर चेंज हो तो फिर हम उस क्लासिफिकेशन को चेंज भी कर सकें। जैसे कि मान लीजिए चेंज होने का मतलब क्या, 10 साल वाले जो बच्चे थे वो 15 साल में आ रहे थे, तो हमने तुरंत 10 साल वालों को घटा करके 15 साल वालों में डाल दिया, 20 साल वालों में डाल दिया। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस हमने जो बना दिया दैट नॉट टू बी रिजिड, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप सो दैट एन ऑब्जर्व वैल्यू बिलोंग्स टू वन और ओनली वन क्लास। मतलब एक क्लास से सिर्फ वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। मतलब कि कोई भी आइटम अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वो एक से दूसरे क्लास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्लास में है तो सिर्फ एक क्लास में रहे, ये नहीं कि 10 नंबर पाने वाला लड़का जो है एक ग्रुप में भी है, हमने बोला कि 1 से 10 तक पाने वाले बच्चे इस ग्रुप में आ जाएं। अब बोला कि 10 से 20 तक पाने वाले बच्चे इस ग्रुप में आ जाएं। अब 10 वाला बेचारा परेशान है, जो 10 पाया वो बोला कि हम इस ग्रुप में जाएं कि इस ग्रुप में जाएं। तो हमको बताना होगा कि हम एक्सक्लूसिव सीरीज लेके चल रहे हैं कि इंक्लूसिव सीरीज। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वंस डिसाइड शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द एनालिसिस। मतलब कि पूरे एनालिसिस होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट। मतलब कि मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा अगर हम स्टेबल डाटा लेकर के नहीं चल रहे हैं। तो मतलब स्टेबल डाटा का मतलब क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरे जब तक हम एनालिसिस कर रहे हैं तब तक वो चेंज ना हो। एंड होमोजीनिटी में क्या है कि होमोजीनियस नेचर के जितने भी आपके डाटा हैं, जैसे कि मैरिड, सारे के सारे मैरिड होमोजीनियस होते हैं और सारे के सारे अनमैरिड होमोजीनियस होते हैं, लेकिन मैरिड और अनमैरिड हेट्रोजीनियस होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है आपका होमोजीनियस होना चाहिए। इफ सिमिलर items are placed in a class and all units belonging to a group should exhibit similar characteristics। मतलब अगर similar characteristics हैं तो एक में रखिए, dissimilar है तो दूसरा ग्रुप बना लीजिए, उससे भी dissimilar है तो तीसरा ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तो dissimilarity के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक।